हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वाइटल आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे कुमार भ्रत्य का चैप्टर नंबर 8, जो हमारा एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है, जिसमें हम सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कुलज विकार के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, थैलेसीमिया क्या होता है, और बहुत सारे डिजीज़ यहाँ पे हम पढ़ेंगे, लाइक टर्नर सिंड्रोम्स पढ़ेंगे, हम डाउन सिंड्रोम्स पढ़ेंगे और बहुत सारी थैलेसीमिया बात करेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे टेलेपस के बारे में। तो सारे जितने भी डिजीज़ है वो इस वन शॉर्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कुलज विकार क्या है, तो देखो आचार्य सुश्रुत ने क्या किया है, जब वहाँ पे सप्तविध व्याधि का वर्गीकरण किया, उन्होंने किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, आदि बल प्रवृत्त है, जन्म बल प्रवृत्त है, दोष बल प्रवृत्त है। इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने क्या है 7 तरीके से व्याधि का क्लासिफिकेशन किया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कंजेनाइटल या जन्मजात विकारों में दो ही को माना है उन्होंने, या तो आदि बल प्रवृत्त माना है या हमारा माना है जन्म बल प्रवृत्त। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप क्या है, आचार्य सुश्रुत ने व्याधियों के समय 7 प्रकार यानी कि सप्तविध व्याधियों में प्रथम 2 को जन्मजात विकार कहकर संबंधित किया है। और वो कौन कौन सी है, पहली है आदि बल प्रवृत्त, दूसरा है जन्म बल प्रवृत्त। अब देखो आदि बल प्रवृत्त क्या होता है। आदि बल प्रवृत्त में क्या है कि अगर मान लो पिता का शुक्र दुष्ट है, ठीक है, पिता का शुक्र दुष्ट है, या माता का क्या है, माता का क्या है आर्तव दुष्ट है, तो अगर इनकी दृष्टि की वजह से कोई भी रोग उत्पन्न होगा या कोई भी व्याधि उत्पन्न होगी, उसको हम कहेंगे आदि बल प्रवृत्त कहेंगे। और इसी को मैं मॉडर्न में कह सकता हूँ, कोरिलेट कर सकता हूँ, ये हो गए मेरे जेनेटिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम जन्मजात से रिलेट कर सकते हैं। तो जो व्याधियां गर्भधान समय शुक्र और शोणित दोष के कारण उत्पन्न होती है, उनको हम क्या कहते हैं, आदि बल प्रवृत्त व्याधियां का नाम देते हैं, ठीक है। अब माता से उत्पन्न हो रही है तो मात्रज है या पितरज हो सकती है। इसी तरह जन्म बल प्रवृत्त मतलब, अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे शुक्र भी दोष, शुक्र या शोणित का रीजन नहीं है कि व्याधि उत्पन्न होने में। यहाँ पे क्या है कि मान लो कोई लेडी थी, प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, उसने प्रेगनेंसी अचीव कर ली है, और उस टाइम पे उसका क्या था, उसका आहार विहार कैसा था, अच्छा नहीं था, जिस वजह से क्या हुआ, जो बच्चा था उसके अंदर व्याधि उत्पन्न हो गई। मान लो फीमेल कोई अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा कर रही थी, उसका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं था, थैलेसीमिया वगैरह हो सकता है, एनीमिया वगैरह हो सकता है, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो शुक्र शोणित की दृष्टि के बिना गर्भ अवस्था के दौरान माता के अहितकर विहार से उत्पन्न जो व्याधियां होती हैं वो होती है हमारी जन्म बल प्रवृत्त। जन्म बल प्रवृत्त मतलब क्या होता है, ये हमारी हो सकती है कंजेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक है। ये हो गए हमारे कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। तो हमारे जो 2 टाइप पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कंजेनाइटल या हम कह सकते हैं इनको, दूसरा हमारा कौन सा है, ये हमारा है जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने 2 को माना है, आदि बल प्रवृत्त और जन्म बल प्रवृत्त का वर्णन किया है जन्मजात विकारों में, कि जन्म से जो उत्पन्न हो सकता है या तो वो आदि बल प्रवृत्त होगा या फिर जन्म बल प्रवृत्त होगा। अब अगर हम मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है उनका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कुछ डिसऑर्डर कैसे होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स किसे कहेंगे, जिसमें वो डिसऑर्डर जो किसी एक सिंगल जीन की डिफेक्ट होने की वजह से कॉज होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे भी, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बेसिकली क्या होगा कि एक डिस्ट्रॉफिन नाम का जीन होता है, ठीक है। डिस्ट्रॉफिन नाम का जीन होता है, वो क्या होता है, वो डिफेक्ट होता है, उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें म्यूटेशन आ जाता है या वो डिलीट हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहेंगे। तो कॉज ड्यू टू म्यूटेशन इन वन स्पेसिफिक जीन इज नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। जैसे इसके एग्जाम्पल कौन आ जाएगा, हमारा हीमोफीलिया आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है हमारा क्रोमोसोमल एब्रीविएशन। क्रोमोसोमल एब्रीविएशन का मतलब क्या है, मान लो क्रोमोसोम की वजह से हो रहा है, या तो क्रोमोसोम डबल हो जाए या क्रोमोसोम मल्टीप्लाई हो जाए, या क्रोमोसोम क्या हो जाए, वहाँ पे उसका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल एब्रिएशन का नाम देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ड्यू टू डुप्लीकेशन, मल्टीप्लिकेशन और स्ट्रक्चरल डैमेज टू क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोसोम एब्रिएशंस। जैसे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमारा 21वां नंबर का क्रोमोसोम है उसका क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो हमारा टर्नर सिंड्रोम है, वहाँ पे क्या होता है, एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरह से क्रोमोसोमल एब्रिएशंस होते हैं। नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है, मतलब क्या है, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स जो ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्ट या जेनेटिक इंपेयरिंग की वजह से कॉज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स का नाम दे रहे हैं। मल्टीफैक्टोरियल क्या है, नाम से समझ में आ रहा होगा, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक जैसे हमारा कि जेनेटिक मार्कर्स भी हैं और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी हैं। जैसे हमारा डायबिटीज मेलाइटस, तो यहाँ पे क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन जेनेटिक मार्कर्स एंड इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, उसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टी फैक्टोरियल डिसऑर्डर्स का नाम दे रहे हैं। जिसमें हम क्या बात करेंगे, डायबिटीज मेलाइटस के बारे में बात करेंगे और अस्थमा के बारे में बात करेंगे। हमारा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया हमारा कुलज विकार के बारे में।
अब यहाँ पे जो सबसे पहले डिजीज़ है हमारी है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है बेसिकली, जो मसल्स का धीरे-धीरे क्या होना, वास्टिंग होना या मसल्स का वीकनेस होना, उसको हम क्या कहेंगे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम देंगे। मतलब क्या होगा, देखो तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारी मसल्स के पास, तुम्हारी बॉडी में एक जीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है? डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन नाम का एक जीन होता है, ये क्या करता है, डिस्ट्रोफिन बनाता है। ये डिस्ट्रोफिन क्या करता है, कंट्रोल करता है ड्यूरिंग मसल्स एंड कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये वहाँ पे लैक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल्स की वास्टिंग होना शुरू हो जाएगी और मसल्स की वीकनेस होना शुरू हो जाएगी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड प्रोग्रेसिव मसल्स डिसऑर्डर है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिसमें क्या होता है, मसल्स की वास्टिंग और मसल्स की वीकनेस होती है। और ये बेसिकली क्या होता है, किस वजह से होता है, एक हमारे पास डिस्ट्रोफिन नाम का जीन होता है, ठीक है, मसल्स प्रोटीन वहाँ पे बनाता है, फॉर्मेशन करता है, उसमें क्या आना, म्यूटेशन आना या उसके जेनेटिक इनकोडिंग में चेंजेस आना, उसको हम क्या कह रहे हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम दे रहे हैं। अब ये देखो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कितने टाइप की होती है। सबसे पहली है हमारी डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या मतलब क्या है, कि जो हमारा डिस्ट्रॉफिन जीन था, ये हमारा डिस्ट्रॉफिन जीन था, अगर ये कंप्लीटली क्या हो गया है, कंप्लीटली क्या हो गया है, एब्सेंट हो गया है या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो कौन सी कॉज कराएगा, वो कराएगा डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मतलब यहाँ पे जो मसल्स वास्टिंग होगी वो बहुत ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगी। तो मोस्ट कॉमन होता है सीवियर होता है। यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट एब्सेंस होगा किसका, डिस्ट्रॉफिन नाम के प्रोटीन का। और ये कब आता है, इसका ऑनसेट देखने को मिलता है 2 to 5 ईयर्स में। एक है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बेस्कर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, ये थोड़ी माइल्ड होती है देन डीएमडी, मतलब डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से थोड़ी माइल्ड होती है। और इसका ऑनसेट कब देखने को मिलता है, एडोलेसेंस में। यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरह डेफिशिएंसी या पूरी तरह डिस्ट्रक्शन नहीं होता है हमारे डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेफिशिएंसी पूरी तरह से नहीं होती है हमारे डिस्ट्रॉफिन की। तो अगर पूरी तरह डेफिशिएंसी हो रही है तो वहाँ पे मसल्स वास्टिंग ज़्यादा देखने को मिलेगी और ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहेगा। तो वो कौन सी हमारी डकन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या रहेगा, कि वो माइल्डर होगी देन आपका डीएमडी से। इसके बाद है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल मतलब क्या है, कि वो बर्थ से ही प्रेजेंट है। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो माइल्ड स्टोन है, बेबी के माइल्ड स्टोन्स है, वो वहाँ पे डिले देखने को मिलेंगे। इसी तरह एक टाइप है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या है, नाम से समझ में आ रहा है कि वो किसको अफेक्ट करे, लिम्ब को और गर्डल को, मतलब हमारे शोल्डर्स को और हमारे हिप्स को अफेक्ट करती है। इसी तरह फेशियो स्कैपुलर। फेशियो स्कैपुलर से नाम समझ में आ रहा होगा, फेशियल और हमारे जो स्कैपुला है उसको अफेक्ट करती है। तो अफेक्ट्स फेस एंड स्कैपुला या शोल्डर ब्लेड। तो ये हमारे पास 5 बेसिकली टाइप्स हो गए या हमारे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे कुछ साइंस पढ़ेंगे। 2 साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहला है गावर साइंस और दूसरा है काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी। ये 2 इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको याद रखते चलना। तो क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे भाई, देखो उसकी मसल्स वास्टिंग है जिसमें भी ये डिजीज कॉज हो रही है। तो वहाँ पे जो माइल स्टोन है बेबी के अंदर अगर हुआ है, कंजेनाइटल है, तो वहाँ पे जो मोटर माइल स्टोन्स है वो वहाँ पे डिले देखने को मिल सकते हैं। उसको डिफिकल्टी होगी रनिंग में, क्लाइंबिंग स्टेयर्स में, या राइजिंग अगर उठना चाहेगा फ्लोर से तो भी वो उठ नहीं पाएगा, जैसे गावर साइन में। तो गावर साइन में क्या होता है कि बेसिकली जो तुम्हारी प्रॉक्सिमल मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, जिस वजह से क्या होगा कि बच्चा क्या करेगा, या तो ज़मीन पर हाथ रख के उठेगा या थाइज वगैरह पे हाथ रख के उठेगा। देखो यहाँ पे मसल्स इतनी ज़्यादा वास्टिंग हुई है, इसने क्या ले रहा है, सहारा लेके यहाँ पे हाथ नीचे से सहारा लेगा, फिर यहाँ पे लेग या नीज वगैरह पे रखेगा, थाई वगैरह पे रखेगा, तब वो खड़ा होगा। तो इसी को हम कह रहे हैं गावर साइन। तो प्रॉक्सिमल मसल्स वीकनेस, द चाइल्ड यूज हैंड टू पुश ऑन द थाइज और नीज टू स्टैंड अप। तो उठने के लिए क्या करेगा, वो हाथों का सहारा लेके उठेगा थाई वगैरह पे, देन वो खड़ा होगा, उसको हम कहेंगे गावर साइन कहेंगे। तो गावर साइन यहाँ पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलता है। साथ में क्या मिलेगी, काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी। काफ स्यूडो हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, जो तुम्हारी काफ मसल्स हैं वो क्या मिलेंगी, इनलार्जमेंट मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो चुका है, फैटी इनफिल्ट्रेशन हो चुका है और हमारे जो कलेक्टिव टिश्यू है वो रिप्लेस हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखो इस तरह से तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है हमारी स्यूडो हाइपरट्रॉफी काफ की। इसी तरह वहाँ पे क्या मिलेंगे, वॉल्डिंग गेट्स मिलेंगे। वॉल्डिंग गेट्स में मतलब क्या होगा, इस तरह से डक की तरह पेशेंट क्या होगा, वो चलेगा, जिसकी भी मतलब मसल्स फास्टिंग होगी। और कार्डियोमायोपैथी, तो कार्डियक से रिलेटेड वहाँ पे पैथोलॉजीज देखने को मिल सकती हैं। ये हमारा यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो हम क्या करा सकते हैं, सीरम क्रेटिन काइनेज करा सकते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग करा सकते हैं, मस्कल्स की बायोप्सी करा सकते हैं और ईसीजी या इकोकार्डियोग्राफी हम ले सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई इतना इसका क्योर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। इसको ऑर्थोपेडिक सपोर्ट दे सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग वहाँ पे करा सकते हैं। ये इसका
मैनेजमेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, ठीक है। आई होप यहाँ तक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी थैलेसीमिया। थैलेसीमिया बेसिकली क्या है, ये भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा या तो अल्फा चेन या बीटा चेन। इससे पहले मैं समझाता हूँ क्या होगा। जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, उसमें 2 चेन होती हैं, 4 चेन होती है, मतलब 2 अल्फा चेन हो रहेंगी, ठीक है, और 2 हमारी बीटा चेन रहेंगी। कितनी चेन रहेंगी? 2 अल्फा और 2 बीटा चेन रहेंगी, ठीक है। अब ये जो अल्फा चेन है, इस पे ध्यान देना, इस पे 4 जीन होते हैं। मतलब हर एक अल्फा चेन पे 2-2 जीन रहेंगे, 2 जीन एक अल्फा चेन पे रहेंगे, 2 जीन एक अल्फा चेन पे रहेंगे, ठीक है। मतलब टोटल कितने हो गए? 4 जीन। तो जो हीमोग्लोबिन है वो कितनी चेन से मिलके बना है? 4 चेन से, जिसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। अल्फा चेन में क्या होगा? हर एक चेन के पास 2 जीन होंगे, यानी कि टोटल 2 चेन के पास कितने हो गए? 4 जीन हो गए। लेकिन बीटा चेन जो है उसके हर एक चेन के पास केवल केवल 1 जीन होगा। 1 जीन एक चेन पे होगा, 1 जीन एक के पास होगा। तो यहाँ पे टोटल जीन कितने रहेंगे? 2 जीन रहेंगे। जो हमारे अल्फा चेन के जीन हैं, जो हमारे हमारे अल्फा चेन के जीन हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पर, और ये हमारे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम नंबर 11 पर। इतना आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो किससे मिलके बना है? 2 अल्फा चेन से मिलके बना है, 2 बीटा चेन से मिलके बना है। जिसमें 2 अल्फा चेन में क्या है, हर एक अल्फा चेन के पास 2-2 जीन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कितने हो गए? 4 जीन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बीटा चेन के पास क्या होगा? 1-1 जीन प्रेजेंट होगा, तो 2 जीन बीटा चेन पे प्रेजेंट होते हैं। और बीटा चेन के जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 11 पर। और अल्फा चेन के जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पर। ये हमें समझ में आया। अब देखो ये हीमोग्लोबिन क्या है, अब आपको पता है अगर हीमोग्लोबिन में कोई भी डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ऑक्सीजन को कैरी करने के साथ हमें रेड कलर का पिगमेंट देता है, ठीक है, रेड कलर देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें पता है। अगर इस हीमोग्लोबिन में कोई भी डिफेक्ट आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? थैलेसीमिया का नाम देंगे। मान लो अगर इसकी अल्फा चेन में डिफेक्ट आ गया, यहाँ पे अल्फा चेन का डिलीटेशन हो गया, तो अल्फा क्या कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया का नाम देंगे। अगर बीटा चेन में यहाँ पे क्या आया? बीटा चेन में कोई डिफेक्ट आया, बीटा चेन का डिलीटेशन वगैरह हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? बीटा थैलेसीमिया का नाम देंगे। तो यहाँ पर थैलेसीमिया क्या? एक इनहेरिटेड ऐसी है हीमोग्लोबिन का डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, या तो रिड्यूस हो जाता है या एब्सेंट होता है किसका? सिंथेसाइज। किसका सिंथेसाइज? अल्फा और बीटा चेन का। ये हमारी रहेगी थैलेसीमिया। यहाँ तक अभी मैं समझता हूँ सबको क्लियर हुआ होगा। और इंसिडेंस की बात करते हैं तो 12,000 बेबी थैलेसीमिया से पर ईयर देखने को मिलते हैं। अब देखो मैंने जैसा भी बताया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन क्या है, एडल्ट हीमोग्लोबिन के पास क्या है? 2 अल्फा चेन है, ठीक है, और 2 ही क्या है? बीटा चेन है। और हर एक अल्फा चेन के पास 2 जीन प्रेजेंट होते हैं, और ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम नंबर 16 पर। तो अल्फा चेन के पास कितने जीन हो गए? 4 जीन हो गए। इसी तरह जो हमारी बीटा चेन है उसके पास कितने? 1 जीन रहेगा। 2 बीटा चेन है तो कितने जीन हो गए? यहाँ पे 2 जीन हो गए, ठीक है। इसी तरह ये कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पर। अब यहाँ पे क्यों मैंने ये बताया? अभी क्योंकि यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे तब आपको और ज़्यादा से समझ में आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं फीटल हीमोग्लोबिन के कैसे ये एडल्ट हीमोग्लोबिन था। एडल्ट हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना? अल्फा चेन, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है। लेकिन फीटल हीमोग्लोबिन जिसको हम HbF नाम देते हैं, उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 हमारे पास गामा चेन प्रेजेंट होती है। ये हमारा एक जनरल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, या हमने एक जनरल हीमोग्लोबिन के बारे में बात की। अब थैलेसीमिया क्या है? अगर देखो थैलेसीमिया 2 टाइप रहेंगे। थैलेसीमिया के मेजर 2 टाइप रहेंगे। एक होगा अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा अभी मैंने बताया था बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। अगर अल्फा चेन में डिफेक्ट है, क्या है? अगर कोई भी चेन अल्फा चेन में डिफेक्ट है या अल्फा चेन क्या हो गई? डिलीट हो गई, तो वो है अल्फा थैलेसीमिया। इसी तरह अगर बीटा चेन में कोई डिफेक्ट है या बीटा चेन डिलीट हो गई है तो उसको हम क्या कहेंगे? बीटा थैलेसीमिया का नाम देंगे। तो अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अल्फा थैलेसीमिया के बारे में। अल्फा थैलेसीमिया क्या है कि डिलीटेशन हो रहा है किसका? अल्फा जीन का। इसके फर्दर सब टाइप हैं, जैसे अगर सिंगल, मैंने बताया ना अल्फा जीन के के पास कितने जीन है? अल्फा उसके पास 4 जीन है, ठीक है, अल्फा जीन के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे देखो अगर एक ही जीन डिलीट हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? साइलेंट कैरियर का नाम देंगे। यहाँ पे बेसिकली सिम्टम देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है? 2 जीन खत्म हो गए तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट कहेंगे। यहाँ पे क्या है? 2 जीन अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, यानी कि माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगा। इसके बाद तीसरा टाइप है इसका HbH डिजीज। HbH डिजीज क्या होगा? 3 जीन खत्म हो गए। पहले क्या हुआ? पहला जीन, एक ही जीन डिफेक्ट हुआ तो हमने उसको क्या कहा? कि
हीमोग्लोबिन साइलेंट कैरियर कहा। 2 जीन खत्म हुए तो हमने क्या कहा, थैलेसीमिया ट्रेट कहा, और अगर वहाँ पे 3 जीन अफेक्टेड है तो हम उसको कह रहे हैं HbH डिजीज का नाम दे रहे हैं। सिग्निफिकेंटली क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी, लीवर का और स्प्लीन का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और लास्ट सबसे क्रोनिक स्टेज आ जाती है, सबसे भयंकर स्टेज आ जाती है हमारी हाइड्रोप्स फेटालिस। इसमें क्या होगा, चारों ही जीन अफेक्ट हो गए तो यहाँ पे सीवियर एनीमिया देखने को मिलेगा और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिलेगी। तो जो हमारा अल्फा थैलेसीमिया था उसमें हमने कितना पढ़ा, हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया में 4 जीन थे तो 4 यहाँ पे सब टाइप हो गए। अगर एक जीन खत्म है तो हम क्या कहेंगे, साइलेंट कैरियर है। 2 जीन खत्म है तो हम क्या कहेंगे, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट है। अगर 3 खत्म है, HbH डिजीज, और चारों अगर खत्म हो गए तो वहाँ पे क्या कहेंगे, हाइड्रोप्स फेटालिस डिजीज का नाम देंगे। इसी तरह अब हम बीटा थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे। बीटा थैलेसीमिया कब होगा, जब हमारी अगर बीटा चेन, यहाँ पे बीटा चेन में कोई डिफेक्ट होगा या बीटा चेन का डिलीटेशन हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा थैलेसीमिया का नाम देंगे। और ये क्या होगा, यहाँ पे इसके भी 3 टाइप हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला है साइलेंट कैरियर, जिसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई एनीमिया देखने को नहीं मिलेगा, हीमोग्लोबिन भी यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट मतलब क्या होगा, मॉडरेट एनीमिया देखने को मिलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और यहाँ पे हीट एलिवेटेड आएगा, HbF यानी कि फीटल हीमोग्लोबिन यहाँ पे एलिवेटेड देखने को मिलेगा। इसी तरह थैलेसीमिया मेजर मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो चुका है, तो डिपेंड करेगा केवल किस पे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और यहाँ पे मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थैलेसीमिया मेजर। तो थैलेसीमिया मेजर 3 यहाँ पे, मतलब जो बीटा थैलेसीमिया था वो 3 टाइप का पड़ा, साइलेंट, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट और मीडिया, और थैलेसीमिया मेजर। अब देखो थैलेसीमिया में क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फ्रंटल ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, ठीक है, पेलापन देखने को मिल सकता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखने को मिल सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहेगा, और कैपट क्वाड्रेटम देखने को मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कराएंगे, हम CBC करा सकते हैं, उसका पेरीफेरल ब्लड स्मीयर करा सकते हैं, आयरन के स्टडीज कर सकते हैं, और एक्सरे स्कल यहाँ पे देखने को कराएंगे, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हमें क्या करना है, पैक्ड रेड सेल का ट्रांसफ्यूजन कराना है, और हमें क्या कर देना है, आयरन चेलेटिंग थेरेपी देनी है, और स्प्लीनेक्टॉमी यहाँ पे कराएंगे अगर स्प्लीन का एनलार्जमेंट हुआ है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 8 में थैलेसीमिया के बारे में। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारी कंजेनाइटल हार्ट फेलियर। तो कंजेनाइटल हार्ट फेलियर क्या है, बेसिकली अगर तुम्हारे कंजेनाइटल हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो बर्थ से ही हार्ट के अंदर कुछ डिफेक्ट प्रेजेंट होना, उसको हम क्या कहेंगे, कंजेनाइटल हार्ट फेलियर, हार्ट डिजीज का नाम देंगे। कंजेनाइटल मतलब क्या है, बाय बर्थ, और हार्ट डिजीज, तो अगर बर्थ से ही कोई हार्ट डिजीज प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का नाम दे रहे हैं। लेकिन अब देखो यहाँ पे कुछ पहले मैं एक छोटी सी जनरल फिजियोलॉजी यहाँ पे बात कर लेते हैं हार्ट की। तो हार्ट का जो आप ध्यान बस छोटा सा यहाँ पे बताऊंगा, ये जो हमारा राइट साइड है हार्ट का, है ना, ये राइट साइड है हार्ट का, ये हमारा क्या है, इधर वाला क्या है, हमारा हार्ट का लेफ्ट साइड है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। ये वाला क्या करता है, लेफ्ट साइड में क्या आता है, यहाँ से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, ठीक है। और जो हमारा राइट साइड है वो कहाँ, राइट साइड में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो पूरी बॉडी से आता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट बताऊंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो राइट साइड क्या करता है, लेफ्ट साइड क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, कहाँ से, लंग्स से, ठीक है। और जो हमारा राइट साइड है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है हमारी बॉडी से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इतना ज़्यादा, और हमें इतनी ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़नी है। अब देखो तो यहाँ पे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है, एक हार्ट डिजीज जो कहाँ से प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कह रहे हैं। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज रेफर्स टू द स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट दैट आर प्रेजेंट एट बर्थ। अब यहाँ पे इटियोलॉजी क्या हो सकती है, जेनेटिक हो सकता है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम में देखने को मिल जाता है, कोई इन्फेक्शन हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लाइक रुबेला वगैरह हुआ, या मैटरनल डायबिटीज से उस टाइम पे हमें कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती हैं। अब ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती कितने टाइप की है, अब इसको सुनना। पहली है एसाइनोटिक मतलब क्या है, यहाँ पे साइनोसिस नहीं मिलेगा, साइनोसिस नहीं मिलेगा। साइनोसिस मतलब क्या है कि बॉडी में ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को नहीं, ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये है हमारी एसाइनोटिक। साइनोटिक में क्या है कि यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिलेगा। तो 2 टाइप की होगी, एक ऐसी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जिसमें साइनोसिस नहीं देखने को मिल रहा, मतलब ब्लूइश डिस्कलेशन नहीं देखने को मिल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एसाइनोटिक CHD का नाम देंगे। जहाँ पे ब्लूइश डिस्कलेशन देखने को मिल रहा है उसको हम साइनोटिक CHD का नाम देंगे।
अब देखो ए साइनोटिक CHD में क्या मिलेगा, यहाँ पे दो डिजीज आएंगी मेनली, लेफ्ट से राइट शंट फर्दर है ना हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन हो सकते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, इसी तरह साइनोटिक में कौन आएगा, राइट टू लेफ्ट हो सकता है शंट अगर प्रेजेंट है, राइट टू लेफ्ट अगर शंट प्रेजेंट है, और अगर इंक्रीज हो सकता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब देखो कैसे, यहाँ पे जो हेड मैंने बताया था, अब देखो लेफ्ट टू राइट शंट, अगर लेफ्ट टू राइट, अगर शंट कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पे शंट प्रेजेंट है, लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में बताया था कैसा था, ऑक्सीजनेटेड, तो लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा जाएगा, राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड जा रहा है। तो अगर बॉडी में भी जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, तो कैसा होगा, यहाँ पे साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी में मैंने बताया कि लेफ्ट टू राइट शंट में क्या है, ए साइनोसिस मिलेगा। लेकिन अगर राइट टू लेफ्ट शंट हो, राइट टू लेफ्ट शंट मतलब क्या है, राइट साइड क्या कर रही है, रिसीव कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अगर वो कहाँ जाए, राइट से लेफ्ट में जाए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जाएगा पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसकी वजह से क्या होगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्करेशन देखने को मिलेगा। तो ये समझ में आया। यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट शंट अगर है तो ए साइनोटिक है, राइट टू लेफ्ट शंट अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो क्या है, साइनोटिक मिलेगा। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, एट्रियल सेप्टल डिजीज, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिजीज और पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पे देखो, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ए साइनोटिक CHD के बारे में। ए साइनोटिक CHD बताया जिसमें साइनोसिस एब्सेंट है। तो जब साइनोसिस एब्सेंट है तो यहाँ पे देखो जो बेसिकली शंट प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट से राइट। तो मतलब क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीक करेगा कहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब लेफ्ट टू राइट शंट है ना, तो लेफ्ट टू राइट शंट हम बात कर रहे हैं। तो जब हम लेफ्ट टू राइट शंट बात कर रहे हैं तो शंट कहाँ मिल रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट वाली जो रीजन है, लेफ्ट वाला रीजन क्या है, ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड की तरफ, तो यहाँ पे साइनोसिस होने के चांसेस नहीं है, साइनोसिस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, लीक करता है टूवर्ड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी नहीं टर्न होती है ब्लू में, इसको हम क्या कह रहे हैं, साइनोटिक, ए साइनोटिक CHD का नाम दे रहे हैं। अब इसमें तीन हम बात करेंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब क्या है, अगर मान लो देखो ये हमारी एट्रियल वॉल है, ये हमारे दो दो ऊपर वाले रीजन, हमारा जो हार्ट है उसके पास चार चैम्बर्स होते हैं ना, ऊपर वाले क्या है, ये ऊपर वाले दो ऊपर वाले क्या है, एट्रियम है, नीचे वाले क्या है, वेंट्रिकल है। तो यहाँ पे अगर दो एट्रियम के बीच में अगर डिफेक्ट है, दो एट्रियम की वॉल में डिफेक्ट है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर डिफेक्ट कहेंगे। अगर यहाँ पे एट्रियल सेप्टम है ना, तो यहाँ पे अगर दो ऑरिकल के बीच में है तो ASD का नाम देंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेंट्रिकल के बीच में कोई डिफेक्ट है तो हम क्या कहेंगे, VSD का नाम देंगे। तो यहाँ पे देखो ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मतलब क्या है, एक होल कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन टू एट्रिया। तो अगर यहाँ पे कहीं होल प्रेजेंट है, दो एट्रिया है, ये हमारे एक हमारा ये हमारा हो गया, सॉरी ये हमारा होगा राइट एट्रिया, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया। तो अगर राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में है तो हम क्या नाम दे रहे हैं, ASD का नाम दे रहे हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसी तरह अगर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में डिफेक्ट है, इनके बीच में सेप्टल के बीच में डिफेक्ट है, सेप्टम के बीच में डिफेक्ट है, जिनको डिवाइड कर रहा है उसके बीच में डिफेक्ट है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो ASD में क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या है, होल कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन टू एट्रिया। तो अब ये अगर प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का नाम देंगे। इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जिसमें पहला आता है ओस्टियम सेकेंडम और दूसरा है ओस्टियम प्राइमम। ओस्टियम सेकेंडम क्या है, बेसिकली डिफेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ द सेप्टम, जो सेंटर है सेप्टम का बीच में बिल्कुल प्रेजेंट है, जिसमें फोरामेन ओवेल में। ठीक है, इसी तरह डिफेक्ट ये कहाँ है, अगर लोअर एंड पर प्रेजेंट है, नियर AV वॉल्व के अराउंड, तो उसको हम क्या है, ऑस्टियम प्राइमम। तो अगर फोरामेन ओवेल के आसपास है, सेंटर में प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं, ओस्टियम सेकेंडम का नाम दे रहे हैं। और अगर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के बीच में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ओस्टियम प्राइमम का नाम दे रहे हैं। ये हमारा एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हो गया। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या है, इसी तरह दो वॉल, ये जो वॉल सेपरेट कर रहे थे दो वेंट्रिकुलर के बीच में, अगर यहाँ पर कहीं डिफेक्ट है तो उसको हम क्या है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होगा कि वॉल जो सेपरेट कर रहे थे दो वेंट्रिकल को, अगर वहां पर डिफेक्ट है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर वेंट्रिकल में देखो, मान लो दो वेंट्रिकल में अगर डिफेक्ट आया, तो अगर अभी हम लेफ्ट से राइट बात करें तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ब्लड है, लेफ्ट से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल में जब अगर ब्लड जाएगा तो ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स में। तो तुम्हें पता है राइट वेंट्रिकल कहाँ जाता है, फिर लेके ब्लड लंग्स को जाता है ना। देखो ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल कहाँ लेके जाएगा, लंग्स में लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन दिया, तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा,
तो राइट साइड से कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो मतलब क्या हुआ कि अगर शंट यहाँ पे प्रेजेंट लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ से लेफ्ट साइड से क्या आया, ब्लड आया, तो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आया, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाएगा, वो हमारे लंग्स में चला जाएगा, और जब लंग्स में चला जाएगा तो वो पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो ये यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से गया राइट वेंट्रिकल में, और ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया, और जिसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहते हैं। किसमें मिलेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिजीज में देखने को मिलता है। इसी तरह हमारा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, तुम्हें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस तुम्हें पता है एक बाईपास बनता है ड्यूरिंग, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे अगर देखो, जो हमारा यहाँ पे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में क्या मिलेगा, बेसिकली जो हमारा बाईपास था, जो हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस था, किसको कनेक्ट कर रहा था, आउटर पल्मोनरी आर्टरी को फीटस में, वो वहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, तो उसको हम कह रहे हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। जैसा तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा एओर्टा था और यहाँ पे बीच में जो बाईपास बनना था वो क्या है, क्लोज नहीं हुआ, इसी को हम कह रहे हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस का नाम दे रहे हैं। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस यहाँ पे सबको समझ में आया होगा। इसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। मान लो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है ब्लड फ्लो में, जैसे किसमें एग्जांपल आ जाएगा, पल्मोनरी स्टेनोसिस आ जाएगा, या कैरोटेशन हो जाएगा हमारा एओर्टा का। तो ये हमारे यहाँ पे हमें याद रखना है। इसके बारे में हमने पढ़ा, ये हमारा CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में। तो ए साइनोटिक में हमें VSD, ASD और PDA याद करना है, और ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन याद करना है। साइनोटिक में हमें ब्लूइश डिस्कलेशन वगैरह देखने को मिलेगा। सेम वही राइट से लेफ्ट शंट होगा तो वो अपोजिट हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ पे पूरी बॉडी में डिस्कलेशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा पूरा CHD में एक क्लासिफिकेशन था, वो हमें याद रखना है। अब देखो साइनोटिक ए साइनोटिक के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे, तो ए साइनोटिक अगर है तो रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मिलेगा, पुअर वेट गेन मिलेगा, साइन मिल सकता है हार्ट फेलियर के। ए साइनोटिक में क्या हो सकता है, सेंट्रल साइनोसिस मिलेगा, जाहिर सी बात है, ब्लूइश डिस्कलेशन मिलेगा, क्लबिंग मिलेगी, और स्क्वाटिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब आप इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, आप उसका पल्स ऑक्सीमेट्री ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे साइनोसिस है तो पल्स ऑक्सीमेट्री में आपको पता चल जाएगा सैचुरेशन कितना है ऑक्सीजन का। इसी तरह चेस्ट एक्सरे करा सकते हो, ECG करा सकते हो, कार्डियोग्राफी करा सकते हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकता है, एरिदीमिया हो सकता है, और साथ में क्या हो सकता है, पेशेंट को पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। तो ये यहाँ पे हमारी चैप्टर नंबर 8 में कंप्लीट होती है हमारी नेक्स्ट डिजीज CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चैप्टर नंबर 8 में हम नेक्स्ट डिजीज पढ़ रहे हैं खंड ओष्ठ के बारे में, जिसका हमारा नाम है क्लेफ्ट लिप के बारे में। खंड ओष्ठ बेसिकली क्या है, एक वातज व्याधि है, जिसमें क्या होता है, जो आपकी प्रकोपित वात है वो जो आपका लिप है उसको क्या करती है, क्लेफ्ट वहाँ पे डिवाइड कर देती है, या अगर मॉडर्न के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो पूरी तरह का फ्यूजन नहीं हो पाता है। ये देखो यहाँ पे क्या है, विक्रेताई ने क्या किया, जो लिप्स है हमारे उसको क्या किया, ओष्ठ को क्या किया, यहाँ पे विभाजित कर दिया। ये अगर मतलब आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, तो जो हमारा फ्यूजन है वो प्रॉपर्ली मैक्सिलरी से वहाँ पे फ्यूजन नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर खंड ओष्ठ की बात कर रहे हैं, तो खंड ओष्ठ क्या है कि जब कुपित वात क्या करती है, ओष्ठ में जाकर ओष्ठ को 2 भाग में विभक्त कर देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, खंड ओष्ठ। तो खंड मतलब क्या होना, खंडित होना, किसमें, ओष्ठ का 2 भाग में, उसको हम क्या कह रहे हैं, खंड ओष्ठ का नाम दे रहे हैं। इसकी चिकित्सा क्या करनी है, सबसे पहले स्नेहन स्वेदन कराना है, जो भी ओष्ठ प्रांत है उसका लेखन करा के जो हमारा सोम सूत्र है उससे सिल देना है, और जो व्रण वहाँ पे बन गया उसकी चिकित्सा करनी है, जैसे शतधूत वगैरह यहाँ पे, या लिप्त या कबलिक वगैरह द्वारा वहाँ पर उपचार कराना है। ये हमारा छोटा सा आयुर्वेद का यहाँ पे पोर्शन है, इसके बारे में इतना ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता है। अब मॉडर्न के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लेफ्ट लिप, जिसको हम क्या कहते हैं, चिलियोस्काइसिस का नाम भी देते हैं, काइलोस्काइसिस का नाम भी देते हैं, जिसमें क्या होता है, कंजेनाइटल एनोमली है, जिसमें क्या बन जाता है, फिशर या गैप बन जाता है हमारे अपर लिप में। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या बना, फिशर या गैप बन गया हमारे अपर लिप में, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लेफ्ट लिप का नाम दे रहे हैं। अब डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है ड्यू टू फेलियर ऑफ मैक्सिलरी प्रोसेस। तो मैक्सिलरी प्रोसेस किससे नहीं फ्यूज कर पाता है, मीडियल नेजल प्रोसेस से। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा मैक्सिलरी प्रोसेस है ये हमारा मीडियल नेजल प्रोसेस है, मैक्सिलरी प्रोसेस मीडियल नेजल प्रोसेस से पूरी तरह से फ्यूज नहीं करता, जिसके से क्या मिलता है, हमें क्लेफ्ट लिप देखने को मिलता है। तो ठीक है, रिजल्टिंग इन स्लिट इन अपर लिप, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे स्लिट बन जाता है अपर लिप में, उसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लेफ्ट लिप का नाम दे रहे हैं। अब बात करते हैं कब होता है, बेसिकली
4th to 7th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तब हमारा क्या करता है, जो हमारा मैक्सिलरी प्रोसेस था वो मीडियल नेजल प्रोसेस के साथ जाके फ्यूज करता है। तो कब फ्यूज होता है, फ्यूजन कब होता है, 4th to 7th वीक में इसका फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में, यानी कि कॉज क्या रहेगा, निदान क्या रहेगा। मे बी ये सिंड्रोमिक हो सकता है, लाइक जीन वहाँ पे कोई कॉज है या क्रोमोसोम वहाँ पे कोई कॉज है। नॉन सिंड्रोमिक भी हो सकता है, हेरिडिटी हो सकती है, ड्रग इनटेक हो सकता है, या फिर अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है मदर में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी हो सकता है। अब इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो देखो क्लासिफिकेशन कितने टाइप में है, 4। अगर यूनिलेटरल है मतलब सिंगल लिप है तो वहाँ पे सिंगल साइड इन्वॉल्व है तो यूनिलेटरल, दोनों साइड इन्वॉल्व है तो बाइलेटरल। इनकम्प्लीट क्या है कि पूरी तरह जो क्लेफ्ट है वो नोज तक नहीं पहुंचा तो इनकम्प्लीट है, अगर पूरी तरह नोज तक पहुंच गया तो वहाँ पे कंप्लीट रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये हमारा यूनिलेटरल है, एक सिंगल साइड में स्लिट यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे इनकम्प्लीट है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बाइलेटरल है, देखो दोनों क्लेफ्ट लिफ्ट है, यहाँ पे दोनों तरीके तरफ से है और ये कैसा है, इनकम्प्लीट है। इसी तरह यहाँ पे सिंगल है, यूनिलेटरल है, यहाँ पे हम क्या कह देते हैं, यूनिलेटरल इनकम्प्लीट इसका नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास कंप्लीट, इनकम्प्लीट, यूनिलेटरल और बाइलेटरल इसके 4 टाइप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स में क्या मिलेगा, फीडिंग में डिफिकल्टी होगी, नेजल रिगर्गिटेशन होगा, ठीक है, स्पीच डिफिकल्टी होगी, बोल सही से नहीं पाएगा, और डेंटल एबनॉर्मेलिटीज भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो मैनेजमेंट क्या करना है हमारे इसकी मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है, काइलोप्लास्टी, यानी कि लिप जो है उसको रिपेयर करना है। लेकिन लिप को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे रूल ऑफ 10 लगता है। रूल ऑफ 10 में क्या है कि जब आप यहाँ पे काइलोप्लास्टी तब करेंगे जब मैक्सिमम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, चाइल्ड की 10 हफ्ते होनी चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, 10 पाउंड होना चाहिए, अराउंड 4.5 kg के अराउंड होना चाहिए, ठीक है। हीमोग्लोबिन कैसा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ग्राम वहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, क्लेफ्ट लिप की वहाँ पे काइलोप्लास्टी कर सकते हो। तो ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 8 में काइलोप्लास्टी के बारे, क्लेफ्ट लिप के बारे में या हमारा खंड-औष्ठ के बारे में। अब इसी चैप्टर नंबर 8 में नेक्स्ट हमारी डिजीज है खंड तालु। खंड तालु मतलब क्या है, जो आपका पैलेट है, तालु का मतलब होता है पैलेट और खंड का मतलब होता है विभक्त होना, तो जो विभाजित होना। तो जो हमारा पैलेट है अगर वो 2 भाग में विभाजित हो गया तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्लेफ्ट पैलेट का नाम दे रहे हैं, या हम उसको खंड तालु का नाम देंगे। अब मान लो क्या किया, वात ने अगर ओष्ठ को विभाजित किया तो खंडोष्ठ है, अगर तालु को विभाजित किया तो हम क्या कह रहे हैं, खंड तालु का नाम दे रहे हैं। तो वात तथा पित्त दोष के कारण तालु में अत्यधिक शोष हो जाता है जिससे तालु फट जाता है। यहाँ पे थोड़ी अलग सी डेफिनेशन है, यहाँ पे पित्त दोष को भी इन्वॉल्वमेंट माना है कि वात और पित्त की वजह से क्या होगा कि शोष होगा, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, तालु क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और इसी को हम क्या कहेंगे, तालु शोष भी नाम दे सकते हैं। इसकी चिकित्सा क्या करनी है, तो हमें क्या करना है, स्नेह स्वेदन करना है वात शांत कराने के लिए, और कवल और गंडूस देना है वात हर द्रव्य, या हम उनसे कह सकते हैं कि कुल्ला हमें करना है बेसिकली। अब ये मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्लेफ्ट पैलेट क्या है, एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें जो तुम्हारा पैलेट है वो वहाँ पे फ्यूज नहीं हो पाता, जिसके से क्या हो जाता है, जो तुम्हारी ओपनिंग है रूफ की, जो तुम्हारी माउथ की ओपनिंग है, रूफ ऑफ माउथ है, वो क्या रह जाती है, वहाँ पे ओपन रह जाती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा क्लेफ्ट पैलेट, देखो ये हमारा क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, ये हमारा क्लेफ्ट पैलेट, यहाँ पे दोनों है, लिप भी है और पैलेट भी है, यहाँ पे भी देखो लिप भी है और पैलेट भी है, ठीक है। तो ये ऊपर क्लेफ्ट लिफ्ट है, ये भी क्लेफ्ट लिफ्ट है, लेकिन यहाँ पे अगर देखो पैलेट तालु फट गया है तो ये हमारा क्लेफ्ट पैलेट कहलाएगा, ठीक है। तो क्लेफ्ट पैलेट क्या है, बेसिकली क्लेफ्ट पैलेट क्या है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है ड्यू टू फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ पैलेट शेल्व रिजल्टिंग ओपनिंग फ्लोर ऑफ माउथ, जिसके से क्या हो जाता है, माउथ फ्लोर रह जाता है। ये किसके वजह से होता है, जो हमारा फेलियर होता है किसका, जो हमारा पैलेटाइन प्रोसेस है और वो और नेजल सेप्टम दोनों आपस में फ्यूज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। तो किसकी वजह से रहेगा, जो हमारा पैलेटाइन प्रोसेस है, ठीक है, पैलेटाइन प्रोसेस और किसके साथ फ्यूज नहीं कर पाता है, नेजल सेप्टम के साथ फ्यूज नहीं कर पाता है, इस वजह से हमें क्या मिलता है, क्लेफ्ट पैलेट देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, वही सेम क्लिनिकल फीचर जो हमारा क्लेफ्ट लिप से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे थे, फीड नहीं कर पाएगा, फीडिंग डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन स्पीच होगा, ईयर इन्फेक्शन वहाँ पे देखने को मिल सकता है पेशेंट को, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, पैलोप्लास्टी करा सकते हैं जैसे हमने कैलोप्लास्टी कराई थी, और यहाँ पे टाइमिंग जो रहेगी, वहाँ पे रूल ऑफ 10 था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट बच्चे की जो एज होनी चाहिए वो 9 से 12 महीने होनी चाहिए, मतलब साल भर के अराउंड ही यहाँ पे हम सर्जरी कराएंगे। यहाँ पे कितना था, 10 हफ्ते था, पहले हमने जब पढ़ा था क्लेफ्ट लिफ्ट के बारे में तो वहाँ पे 10 हफ्ते था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है क्लेफ्ट पैलेट के बारे में चैप्टर नंबर 8। अब
चैप्टर नंबर 8 में ही हम नेक्स्ट हमारी व्याधि दी हुई है पाद विकृति, जिसको हम कहते हैं टैलेपस, या हम कह रहे हैं क्लब फुट का नाम दे रहे हैं। टैलेपस में बेसिकली पाद विकृति में अगर बात करते हैं तो आचार्य चरक ने जब 80 प्रकार के वात रोगों का नानात्मक वर्णन किया तो उस टाइम पे ही पाद विकृति का वर्णन किया है। तो आचार्य चरक ने 80 प्रकार के वात रोगों में और वात व्याधियों में इसका उल्लेख किया है। जैसे खंगू का वहाँ पे क्या है, पंगु वहाँ पे क्या है, तो उसी में पाद विकृति हमारी काउंट की जाती है। निदान क्या रहेगा बेसिकली इसका, माता अगर विकृत आहार विहार सेवन कर रही है, वात या पित्त प्रकृति वाली माता गर्भाशय में लवण वगैरह का अति सेवन कर रहे हैं तो वहाँ पे पाद विकृति देखने को मिल सकती है, जिसमें पंगु, जड़ता या हम जो बच्चा है मुख मतलब डंब हो सकता है। अब यहाँ पे चिकित्सा बेसिकली क्या रहेगी, बात कैसे हो रहा है और पित्त कैसे, तो वहाँ पे विरेचन और आस्थापन बस्ती हम देंगे। शमन में क्या कर सकते हैं, गुग्गुलू का प्रयोग कर सकते हैं। और स्नेहन में क्या कराएंगे, अभ्यंग, जितने वातर औषधियाँ हैं, तेल है, जैसे तेल में कौन सा ले सकते हैं, बला तेल, महामाश तेल, दशमूल तेल, रासना, पूतिक तेल हम ये सांप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा पार्ट था आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। अब हम बात करते हैं हमारे मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से टैलेपस के बारे में या क्लब फुट के बारे में। तो टैलेपस बेसिकली क्या होती है, एक कंजेनाइटल डिफॉर्मेलिटी होती है, जो हमारा फुट है वो टर्न हो जाता है इनवर्ट। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से, इसको हम क्या कह रहे हैं, क्लब फुट का नाम दे रहे हैं। इनवर्टली क्या हो गया, टर्न हो चुका है जो हमारा फुट था, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टैलेपस का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे टैलेपस क्या है, कॉमन कंजेनाइटल डिफॉर्मेलिटी होती है फुट की, जिसमें फुट क्या हो गया, इनवर्टली टर्न हो चुका है। इसके दो टाइप होते हैं, टैलेपस इक्वाइनोवायरस, ठीक है, और जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, हील ड्रॉन अप एंड फुट टर्न इनवर्ट, जैसे ये वाला बताया मैंने। जो फुट है वो अंदर की, हील जो है वो ऐसे उठ जाती है, और जो फुट है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाता है। तो हील क्या हो गई, ड्रॉन अप, और फुट क्या हो गया, इनवर्ट हो गया। तो ये हमारा टैलेपस इक्वाइनोवायरस। ठीक है, इसी तरह हमारा एक टैलेपस इक्वाइनोवायरस, बहुत सारे टाइप है लेकिन हमें दो टाइप यहाँ पे याद रखने हैं। दूसरा टैलेपस इक्वाइनोवेल्गस। तो टैलेपस इक्वाइनोवेल्गस में यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये हमारा टैलेपस इक्वाइनोवेल्गस, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टैलेपस इक्वाइनोवेल्गस इस तरह से तुम्हें दिख रहा है। इसमें क्या होगा बेसिकली, टैलेपस इक्वाइनोवेल्गस में फूड क्या हो गया, डॉर्सीफ्लेक्स हो गया और डेविएटेड हो गया लिटरली। देखो तो यहाँ पे क्या है, डॉर्सीफ्लेक्स है और लिटरली जा रहा है, डेविएट कहाँ हो गया, लिटरली। इसको हम क्या कहेंगे, हमारा टैलेपस वेल्गस का नाम दे रहे हैं। तो हमें बहुत सारे टाइप है, प्लेनस भी है, स्प्ले भी है, कैवस भी है, वायरस भी है, लेकिन आप दो को यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने दो यहाँ पे मेजर रखे हैं, टैलेपस इक्वाइनोवेल्गस ये हमें देखने को मिलता है कॉमनली, और टैलेपस इक्वाइनोवेरस यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे इटियोलॉजी क्या रहेगा, कंजेनाइटल हो सकता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, मसल वास्टिंग हो सकती है, मेनिंजियोसील यहाँ पे देखने को मतलब इसकी इटियोलॉजी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, इक्वाइनस देखने को मिलेगा, यानी कि प्लेंटर फ्लेक्शन होगा तुम्हारे एंकल जॉइंट का, इन्वर्जन हो सकता है, इन्वर्ट टर्निंग हो सकती है, फुट की एडक्शन हो सकता है, इन्वर्ट टर्निंग ऑफ फोरफुट और जो तुम्हारा मिड टार्सल जॉइंट से, ठीक है, एट मिड टार्सल जॉइंट। ट्रीटमेंट क्या कराओगे यहाँ पे, पैसिवली मैनिपुलेट कराओगे, जैसे जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है उसमें जेंटली उसको मैनिपुलेट कराना है 6 हफ्ते तक, और या हम करा सकते हैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी यहाँ पे हम परफॉर्म कराएंगे। तो ये हमारा था टैलेपस के बारे में, या हमारा किसके बारे में हमने बात की, क्लब फुट के बारे में बात की है। सॉरी। अब नेक्स्ट हमारी चैप्टर नंबर 8 में डिजीज है सनिरुद्ध गुद, जिसमें हम बात करेंगे इम्परफोरेटेड एनस। तो आपको पता है आपके पास क्या होता है, एनस में क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एनल कैनाल कहते हैं, जिसमें वहाँ पे ओपनिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो फीकल मैटर को डिस्चार्ज करती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंजेनाइटल ऐसी डिफॉर्मिटी जहाँ पे क्या है कि जो एनल था वो पूरी तरह वहाँ पे स्पिंचर जो था, या हम कह रहे थे ओपनिंग जो है एनस पे वो प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इम्परफोरेटेड एनल। मतलब इम्परफोरेटेड मतलब क्या है कि छिद्र नहीं है कहाँ पे, एनल वाले रीजन पे, या गुदा में जो है वो छिद्र मौजूद नहीं है। तो क्या होगा, जब गुदा में छिद्र मौजूद नहीं होगा तो जो फीकल मैटर है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। इसी को हम क्या कहेंगे, सनिरुद्ध गुद का नाम देंगे या इम्परफोरेटेड एनस का नाम देंगे। सनिरुद्ध गुद में या इम्परफोरेटेड एनस में सबसे पहले हम बात करेंगे इसका आयुर्वेद पर्सपेक्टिव, देन हम उसके बाद बात करेंगे इसका मॉडर्न के पर्सपेक्टिव के बारे में। तो सबसे पहले जो आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है, और इसका वर्णन क्षुद्र रोग के अंतर्गत रखा है। क्षुद्र रोग कौन से होते हैं, जिनका बेसिकली बहुत कम इतना वर्णन देखने को मिलता है संहिता में, उनको हम क्या कहते हैं, क्षुद्र रोग का नाम देते हैं। तो इसका वर्णन भी क्षुद्र रोग के अंतर्गत ही मिलता है। और आचार्य सुश्रुत ने सहज व्याधि नहीं मानकर इसको क्या माना है कि वेग धारण से उत्पन्न होने वाली व्याधि इसको बताया है।
अब देखो क्या होगा बेसिकली, जैसे ही किसी ने इसका निदान और संप्राप्ति की बात करते हैं, वेग धारण किया, वेग धारण करने से क्या होगा, वात कुपित होगी और वायु क्या करेगी, गुदा मार्ग को निरुद्ध कर देगी, मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड कर देगी। और जिसकी जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तो जो हमारा एनल ओपनिंग है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे सूक्ष्म हो जाएगी, जिसके वहाँ पे क्या होगा, इसी को हम क्या नाम देंगे, सा निरुद्ध गुद का नाम दिया जाएगा। अब लक्षण क्या मिलेगा, जब हमारा जो हमारा कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, कैनाल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, तो गुदा के सूक्ष्म के कारण क्या होगा, मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा कष्ट होगा या मल कठिनाई से निकलेगा। ये हमारे यहाँ पे लक्षण देखने को मिलेंगे आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से। तो मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से भी ऐसा ही कुछ रहने वाला है, लेकिन इससे पहले हम चिकित्सा की बात करते हैं। तो जब वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है तो चिकित्सा क्या बताइए, गुदा का विस्तारण करना है, मतलब क्या है, गुदा में नली वगैरह प्रवेश करके उसको डायलेट करना है। तो क्या कहा गया, लोहे, लकड़ी या लाख की नली को लेकर उस पर घृत वगैरह लेप कर गुदा में प्रवेश करना, और 3-3 दिन बाद क्या करना है, मोटी नली को वहाँ पे प्रवेश करना है, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाना है उसका साइज नली का, ताकि वहाँ पे उसका जो डायलिटेशन है वो पूरी तरह से हो जाए। अब इसके बाद हम मॉडर्न के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। इम्परफोरेटेड एनस क्या है, बेसिकली कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है, जहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल एनल ऑरिफिस था वो एब्सेंट हो जाता है, मतलब एक्सटर्नल एनल ओपनिंग जो थी वो वहाँ पे एब्सेंट होती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, इम्परफोरेटेड एनस का नाम दे रहे हैं। ये कब बेसिकली कैसे नोटिस होगी, जब मान लो बच्चे की बर्थ हुई है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी 24 से 28 घंटे तक उसने कोई भी मिकोमियम पास नहीं किया, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चे, तब हम चेक करते हैं कि वहाँ पे उसमें कहीं ना कहीं इम्परफोरेटेड एनस तो नहीं है। तो नोटिस में कब आता है, जब हमारा जो चिल्ड्रन है वो कोई भी मिकोमियम पास नहीं करता, इवन आफ्टर द 24 to 28 आवर ऑफ बर्थ। इसके दो टाइप, इसके टाइप की बात करते हैं, हमारे पास 3 टाइप बेसिकली रहेंगे। सबसे पहला लो वेराइटी। लो वेराइटी बेसिकली क्या है कि जो डिफेक्ट है वो लाई कर रहा है कहाँ, बिलो लीविएटर एनआई और एसोसिएटेड है किससे, फिस्टुला से। देखो अभी मैं तुम्हें एक डायग्राम यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो हमारा लो वेराइटी, वहाँ पे हमारा इम्परफोरेटेड एनएस है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डिफेक्ट कहाँ मिलेगा, बिलो लिवेटर एनआई, और हमारा कहाँ पे रहेगा, जो फिस्टुला है वो कहाँ पे ओपन होगा, साइट ऑफ एनस पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो ये हमारा लो वेराइटी है, ये हमारा लो वेराइटी, ये हमारा लो वेराइटी इम्परफोरेटेड एनस है। ठीक है, ये हमारे एक चाइल्ड में तुम्हें देखने को मिल रहा है, पूरी तरीके से एनस पूरी तरह ओपन नहीं हुआ है, और कहाँ पे है, कहीं ना कहीं हमारा जो हमारा नियर बाई है हमारा एनस के साइड पे। ठीक है, या अगर हम बेसिकली बात करते हैं मेल में कहाँ पे मिल सकता है, स्क्रोटल लेफ्ट पे देखने को मिल सकता है, और फीमेल में वेस्टिबुलाई पे देखने को मिल सकता है। इसके बाद है इंटरमीडिएट वैरायटी। इंटरमीडिएट वैरायटी बेसिकली कहाँ मिलेगा, डिफेक्ट कहाँ रहेगा, बिलो लिवेटर एनाई फनल के रहेगा, लेकिन फिस्टुला कहाँ पे ओपन हो सकता है, पोस्टीरियर यूरेथ्रा पे ओपन हो सकता है। सॉरी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हमारा इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्या है, जो हमारा फिस्टुला ओपन है वो कहाँ है, यूरेथ्रल फिस्टुला ओपन है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं हाई वैरायटी। हाई वैरायटी में क्या होगा, बेसिकली डिफेक्ट कहाँ होगा, सिचुएटेड अबाउ लीविएटर एनाई फनल, जो हमारा लीविएटर एनाई फनल है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, और फिस्टुला कहाँ पे हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हो सकता है। ये हमारा यहाँ पे रहेगा हाई वैरायटी। जैसे ही हमारा देखो यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर पे ओपन हो रहा है फिस्टुला जाके, तो ये हमारा हाई वैरायटी इनपरफोरेटेड एनस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिस्टुला के बेसिस पे कि फिस्टुला बन कहाँ रहा है, नियर एनस बन रहा है, तो हमारा माइल्ड लो वेराइटी है, इसके बाद इंटरमीडिएट वेराइटी है, और उसके बाद हमारा हाई वेराइटी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं इनपरफोरेटेड एनस। तो इसके 3 टाइप होते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक कंडीशन होती है एनल स्टियोनोसिस। एनल स्टियोनोसिस बेसिकली क्या होता है, ये भी नैरोइंग होती है या कंस्ट्रिक्शन होता है ल्यूमन का, हमारी जो एनल कैनाल का, लेकिन ये क्या होगी, ये एक्वायर्ड भी हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है, किसी डिजीज की वजह से हो सकता है, या फिर कंजेनाइटल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, नैरोइंग और कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, एनल स्टियोनोसिस का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टाइप भी पढ़ लिया। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या कराएंगे, हम एक्सरे करा सकते हैं, एमआरआई या सीट पेल्विक करा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या देंगे, अगर लो वैरायटी है तो एनोप्लास्टी कराएंगे, ठीक है, जिसमें साथ में हम क्या कराएंगे, एनल का डायलेटेशन कराएंगे, और अगर इंटरमीडिएट है तो वहाँ पे कोलोस्टोमी का यहाँ पे सजेस्ट की जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है सा निरुद्ध गुदी, या हम कह सकते हैं इम्परफोरेटेड एनस, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है चैप्टर नंबर 8 में। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हमारा ही चल रहा है, उसमें हम बात करेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेसिकली क्या होता है, तुम्हें पता है कि न्यूरल ट्यूब होती है जहाँ से हमारा क्या होता है,
जो हमारा फीटस है, जो हमारा चाइल्ड है, उसमें डेवलपमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड और हमारा किसका, हमारे ब्रेन का। तो अपर पार्ट क्या बनाता है न्यूरल ट्यूब का, हमारा ब्रेन बनाता है। लोअर पार्ट क्या बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर इस न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट आ जाए तो वहाँ पे क्या होंगी, कुछ डिजीज देखने को मिलेंगी जिनको हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या होगा, बहुत सारी डिजीज आएंगी, जिसमें क्या होगा कि वो डिजीज डेवलप हो रही होंगी किसकी वजह से, न्यूरल ट्यूब में अगर कोई डिफेक्ट आया तो ब्रेन की भी देखने को मिल सकती है, स्पाइनल कॉर्ड की भी देखने को मिल सकती है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड दोनों वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बेसिकली क्या है, मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल एनोमली है इसकी, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो जो हमारा क्लोजर है किसका, न्यूरल ट्यूब का, अगर वो फेलियर हो जाता है ड्यूरिंग 3rd और 4th वीक ऑफ गेस्टेशन, तो वो क्या करेगा, आगे चल के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को कॉज कराएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मतलब एक सिंपल सा सिंगल एक डिफेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सारे डिजीज या डिसऑर्डर्स यहाँ पे कंक्लूड किए जाते हैं। इसमें इटियोलॉजी क्या रहेगा, कॉज क्या हो सकते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के, यहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, फॉलिक एसिड अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है, ड्रग्स हो सकती है लाइक वल्पोरेट हो सकता है, कार्बामेजेपिन्स हो सकते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो सकती है, मिल्क जो मैटरनल है वो अल्कोहल का इंटेक कर रही है तो वो भी वहाँ पे कॉज रहेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कहाँ पे मिलेगा, पहले तो बात ध्यान रखना, लंबोसेक्रल रीजन पे देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊंगा तो लंबोसेक्रल रीजन पे देखने को मिलता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट क्या है, जो हमारी लंबोसेक्रल रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो हमारे ऑर्गन है उनका डिस्फंक्शन देखने को मिलता है। अब इसके टाइप की बात करते हैं तो मेजर 2 टाइप है, पहला है प्राइमरी एनटीडीएस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, दूसरा है सेकेंडरी एनटीडीएस जो हमारा सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। प्राइमरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है कि बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उसका क्लोजर ना होना, तो वहाँ पे कोई और पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। तो फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब इज नोन एज प्राइमरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसमें 97% केसेस जो होते हैं वो 95% केसेस ऐसे ही रहते हैं। एग्जांपल क्या आ जाएगा इसमें, माइलियोमेनिंजिसील आ जाएगा, एन्सेफेलोसील आ जाएगा। अब ये माइलियोमेनिंजिसील भी हमें पढ़ना है, एन्सेफेलोसील भी पढ़ना है, वो भी बताऊंगा। सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या हो जाएंगे, जिसमें सेकेंडरी मतलब कोई अदर कॉज है वहाँ पे, तो वो होगा हमारा सेकेंडरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, जिसमें हमारा मेनिंजियोसील आ जाएगा या स्पाइना बाइफिडा ऑकल्टा यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। ये हमारे एक जनरल टाइप हो गए। लेकिन अगर हम क्लिनिकल टाइप्स की बात करते हैं, जैसे हमने स्पाइना बाइफिडा पढ़ेंगे और यहाँ पे हम बात करेंगे स्पाइना ऑकल्टा, तो यहाँ पे 2 मेजर टाइप में क्लासिफाई किया गया है। स्पाइना बाइफिडा का मतलब क्या होता है, जो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है जहाँ पे इन स्पाइनल कॉर्ड अफेक्टेड है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्पाइना बाइफिडा का नाम दे रहे हैं। इसमें स्पाइना बाइफिडा एप्रियाटा आएगा, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे मेनिंजियोसील आ जाती है, जिसमें हमारा आ जाता है मेनिंजियोमाइलियोसील आ जाता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अब देखो इसमें क्या है, हमारा स्पाइना बाइफिडा एप्रियाटा में क्या है, ये इसको हम सिस्टिका भी नाम देते हैं, जिसमें हमारा कौन आता है, जिसके एग्जाम्पल कौन है, मेनिंजियोसील आता है। मेनिंजियोसील में क्या होगा, बेसिकली मिड लाइन लीजन रहेगा जो किससे कवर्ड रहेगा, स्किन से। यहाँ पे इसकी जो हमारा लीजन होगा, जो भी हमारा लीजन होगा उसके अंदर क्या क्या होगा, CSF होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, मेनिंजेस होंगी, ठीक है, और हमारी नर्व रूट रहेगी, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पे क्या है, जो हमारा देखो मेनिंजियोसील है, ये हमारा यहाँ पे मेनिंजियोसील है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, देखो स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा। यहाँ पे क्या है, बस केवल क्या है, फ्लूइड दिख रहा है, ठीक है, कुछ नर्व दिख रही हैं, ये हमारा देखो, ये हमारा मेनिंजियोसील, ठीक है। तो यहाँ पे मेनिंजियोसील में क्या है कि मेनिंजियोसील वो होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और जो लीजन बन रहा है वो किसके अराउंड बन रहा है, लीजन में क्या क्या आ रहा है, सैक आ रहा है, जिसमें हमारा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आ रहा है, कुछ हमारी नर्व की रूट्स आ रही है, ये हमारा इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर ये सब है तो हम कहेंगे मेनिंजियोसील, ठीक है। दूसरा है मीलो मेनिंजियोसील। मीलो मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी आ गई, इसका इन्वॉल्वमेंट भी होने लगा धीरे धीरे ये, ठीक है। यहाँ पे क्या मोस्ट सीरियस टाइप होता है, पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व आर इन द सैक। तो जो सैक है, ये जो सैक बन रहा है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाती है, उसकी नर्व्स भी आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाती हैं। तो मेनिंजियोसील क्या है, केवल कि जो कंपोनेंट है वो क्या है, CSF है, मेनिंजेस है, ठीक है, कवरिंग है, और यहाँ पे हो सकता है कि रूट्स आए या ना आए, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड नहीं आएगा। इसमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे, जनरली यहाँ पे कोई न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेनिंजियोमाइलियोसील में देखते हैं, तो यहाँ पे मिड लाइन लीजन बनता है, जो किससे, पार्चमेंट लाइन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसमें हमारा CSF भी आ जाता है, जिसके अंदर हमारा मेनिंजेस भी इंक्लूड होती है, नर्व रूट भी आती है, स्पाइनल कॉर्ड भी आती है, और जितने भी हाइड्रोसेफेलस हैं वो भी यहाँ पे कंक्लूड किए जाते हैं। तो हमारा मेनिंजियोमाइलियोसील दोनों यहाँ पे समझ में आया हुआ, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा में, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा के बाद अगर हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा स्पाइना ऑकल्टा। तो यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है 5% तक ही केस देखने को मिलता है, और बेसिकली ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। तो हमने जो बात की यहाँ पे क्लिनिकल में 2 टाइप पढ़े, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, एपेरेटा
ठीक है, एपार्टा और स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। अब कुछ अदर टाइप भी हैं जैसे एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली का मतलब क्या होता है कि ऐसा बेबी जिसमें या तो ड्यूरिंग बर्थ या बर्थ के बाद जो है पूरी तरीके से ब्रेन एब्सेंट था या वहाँ पे पार्शियल ब्रेन एब्सेंट था, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एनेन्सेफेली। जैसे यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, एक नॉर्मल हेड साइज है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेन होना इतना था, लेकिन यहाँ पे क्या एनेन्सेफेली में क्या है, हेड साइज डिक्रीज होगा, ब्रेन का साइज भी यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं एनेन्सेफेली वाले जो चाइल्ड होते हैं वो कुछ टाइम के लिए ही सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एनेन्सेफेली क्या है, टोटल और पार्शियल एब्सेंस है ब्रेन और उसके स्कल के वॉल्ट का। इसी तरह है एनसेफेलो सील है, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोसील, इस तरह से क्या है एंसेफेलोसील, मतलब हर्निएशन होना किसका, ब्रेन का और उसकी मेनिंजेस, मतलब क्या होना कि जो ब्रेन है या उसकी मेनिंजेस है उसका प्रोट्रूजन होना। जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे ब्रेन या उसकी मेनिंजेस का प्रोट्रूजन हुआ है, इसको हम कहेंगे एंसेफेलोसील का नाम देंगे। इसी तरह होता है क्रेनियो रेक्सियसिस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली एनेन्सेफेली भी मिलता है और साथ में न्यूरल ट्यूब के डिफेक्ट भी, यहाँ पे बोनी डिफेक्ट मिलता है किसके, स्पाइन के, और एक्सप्लोजर होता है न्यूरल टिश्यूज का। ये बहुत भयंकर कंडीशन होती है, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स नहीं लगाई है कि कहीं ना कहीं मेरी उस पर 18+ रिस्ट्रिक्शन आ जाए, तो इस वजह से आप एक बार जाके जरूर देखना क्रेनियो रेक्सियसिस के बारे में। इसमें क्या होगा, एनेन्सेफेली भी मिलेगी, साथ में जो हमारा जो हमारा स्पाइनल डिफेक्ट भी मिलेगा, और जो न्यूरल टिश्यू है वो पूरी तरीके से एक्सपोजर होता है, मतलब जैसे एक फिश को खोल काट के बीच से खोल दो तो ना, इस तरह का यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे पिक्चर्स को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। ये आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करते हैं, प्री नेटल डायग्नोसिस करा सकते हैं, जैसे हम यूएसजी करा सकते हैं, एमनियोटिक टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद अगर पोस्ट नेटल डायग्नोसिस भी करा सकते हैं यूएसजी में, जैसे मेनिंजोसील देख सकते हैं हेड वगैरह में, एक्सरे करा सकते हैं चेस्ट और स्पाइन का। और यहाँ पे अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स की, पीडियाट्रिशियंस की भी जरूरत पड़ती है, फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, साथ में हमें न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसका जो अगर हम ट्रीटमेंट बात करते हैं तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे होता है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है किसके बारे में, चैप्टर नंबर 8 के हमारे नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के बारे में। अब इसी चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डाउन सिंड्रोम। तो चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा डाउन सिंड्रोम है बेसिकली क्या होता है, ये एक ट्राइसोमी कंडीशन होती है किसकी, हमारी क्रोमोसोमल नंबर 21 की, जिसमें क्या होता है कभी कभी जो हमारा क्रोमोसोम नंबर है, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका डिसजंक्शन नहीं हो पाता, मतलब वो अलग नहीं हो पाता है, उस वजह से क्या होगा एक नंबर एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं वहाँ पे कि जब जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 21 है उसका जो लॉन्ग आर्म है वो किसी और अदर क्रोमोसोम के साथ जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंट थ्योरीज भी इंक्लूड की गई हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, बेसिकली कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जिसमें और हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली जेनेटिक कॉज है किसका, मॉडरेट से सीवियर यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ ला सकता है। जिसमें अगर हम बात करते हैं एटियोलॉजी, कॉज क्या होता है कि इसमें क्या देखने को मिलता है, कॉज क्या है, ट्राइसोमी है किसकी, क्रोमोसोम नंबर 21 की। ये कैसे होता है, कॉज बाई मियोटिक नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो जब हमारा क्रोमोसोम का डिस्टिंक्शन नहीं हो पाता उस वजह से ट्राइसोमी देखने को मिलती है क्रोमोसोम नंबर 21 की, और यहाँ पे हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। या ट्रांसलोकेशन, मतलब क्या है कि एक रॉबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन है, जिसमें क्या है इन्वॉल्व द अटैचमेंट ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 21 टू अनदर क्रोमोसोम। मतलब क्या होना कि लॉन्ग आर्म जो है क्रोमोसोम नंबर 21 का वो किसी अदर क्रोमोसोम के साथ जाके अटैच हो जाता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसलोकेशन कह रहे हैं। यहाँ पे इटियोलॉजी दो हो सकती है, या तो ट्राइसोमी हो गया क्रोमोसोम नंबर 21 का, या ट्रांसलोकेशन हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, डाउन सिंड्रोम का नाम देंगे। तो डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्लिनिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो उसका स्कल होगा ऑक्सीपिट से पीछे से जो होगा ऑक्सीपिट वाला रीजन है वो फ्लैट देखने को मिलेगा, और जो उसका स्कल होगा वो स्मॉल होगा, ब्रैकिसेफेलिक स्कल देखने को मिलेगा। फेस जो है वो राउंड फ्लैट नेजल ब्रिज मिलेंगे, माउथ जो है वो स्मॉल मिलेगा, नैरो, और यहाँ पे हाई आर्क पैलेट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। टीथ कैसे रहेंगे, माइक्रोडॉन, मतलब स्मॉल टीथ रहेंगे। टंग कैसी रहेगी, बाहर को लटकी हुई है, फिशर्ड टंग देखने को मिलेगी। ईयर स्मॉल रहेंगे, माल फॉर्म्ड मिलेंगे, देखो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे ईयर माल फॉर्म्ड है, ठीक है। ये सारी यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं तो नेक जो है वो शॉर्ट होगी, और वहाँ पे क्या होगा, नेक के नकल फोल्ड्स बन जाएंगे, मतलब छोटी नेक होगी और वहाँ पे स्किन के फोल्ड्स की फॉर्मेशन हो सकता है। हैंड कैसे रहेंगे, क्लैनोडेक्टिया मिलेंगे, मतलब इनकर्ड फिफ्थ फिंगर, जो हमारी लिटिल फिंगर है वो अंदर की तरफ तुम्हें
कर्व मिलेगी, ठीक है। स्टेचर्स कैसे होगा, बेसिकली शॉर्ट हाइटेड देखने को ये मिलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं हम। सिस्टमेटिक कंडीशन भी यहाँ पे कॉज हो सकती है, लाइक CHD हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकती है, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एनोमलीज भी वहाँ पे कॉज कर सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करते हैं अगर हम, तो एंटीनेटल स्क्रीनिंग में देखो, सबसे पहले एंटीनेटल स्क्रीनिंग में जब मदर के पास क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उस टाइम पे भी हम क्या करा सकते हैं, स्क्रीनिंग करा सकते हैं। जैसे हम वहाँ पे कराते हैं USG मार्कर कराते हैं, या फिर हम कराते हैं बायोकेमिकल मार्कर। बायोकेमिकल मार्कर में एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं डबल टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं PAPPA यानी कि प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए को चेक करता है, तो वहाँ पे डिक्रीज मिलता है, ठीक है। और जो हमारा फ्री बीटा हीमो HG है, ह्यूमन कॉर्टिको गोनाडोट्रोपिन है, वो इंक्रीज मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कब, जब हम एंटीनेटल स्क्रीनिंग करा रहे हैं। इसी तरह जब हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करा सकते हैं, जब 15 से 20 हफ्ते हैं उस टाइम पे भी हम स्क्रीनिंग करा सकते हैं, जिसमें हम क्या कराएंगे, ट्रिपल या क्वाड्रपल टेस्ट कराएंगे, जिसमें हम क्या करते देखते हैं MSAFP यानी कि मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन देखते हैं, जो कि घटा हुआ आता है। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल देखते हैं, जो कि घटे हुए आते हैं। और जो हमारा HCG है या इनहिबिन A है, वो यहाँ पे हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग हो गई या डायग्नोसिस रहेगा। मैनेजमेंट बेसिकली क्या करेंगे हम, यहाँ पे काउंसलिंग मैनेजमेंट करना है, ठीक है। थेरेपीज दे सकते हैं, लाइक फिजियोथेरेपी दे सकते हैं, स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज यहाँ पे करा सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सर्जिकल कनेक्शन होगा अगर वहाँ पे कोई CHD आ गई, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज आ गई, या फिर कोई मतलब वहाँ पे GI की एनोमलीज वगैरह है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे सर्जरी को प्रेफर करना पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है डाउन सिंड्रोम चैप्टर नंबर 8 में। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 8 में ही है हमारा टर्नर सिंड्रोम, जिसको हम क्या कहते हैं, गोनेडल डिसजेनेसिस का नाम देते हैं। बेसिकली क्या होगा कि जो एक एक्स क्रोमो, ये बेसिकली क्या है, किसमें देखने को मिलती है, फीमेल्स में देखने को मिलता है, जिसमें जो एक्स क्रोमोसोम है, आपको पता है ना, फीमेल के पास XX होता है, मेल के पास XY होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं, ठीक है, जिसमें सबके पास 22 सेम रहेंगे, फीमेल के पास भी और मेल के पास भी। जिसमें मेल के पास, फीमेल के पास क्या रहेगा, XX, और मेल के पास क्या रहेगा, XY रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास 22 पेयर थे वो तो सेम थे, लेकिन एक जो 23वां पेयर था वहाँ पे क्या हुआ, एक एक्स खत्म हो गया, तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, 45 क्रोमोसोम मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में बेसिकली क्या है कि एक क्रोमोसोम नंबर कम हो जाता है कि किसका, एक्स क्रोमोसोम फीमेल के अंदर। उसी को हम क्या कह रहे हैं, जो हमारा टर्नर सिंड्रोम का नाम दे रहे हैं, या हम नाम दे रहे हैं गोनेडल डिसजेनेसिस का नाम दे रहे हैं। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है फीमेल को, जिसको हम कैरेक्टराइज कैसे करते हैं, कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जो एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, उसका कंप्लीट या पार्शियल एब्सेंस होना ही टर्नर सिंड्रोम कहलाता है। डेफिनेशन से यहाँ पे डेफिनेशन और इटियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है जिसमें केवल 45 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन बनती है। जिसकी वजह से 45 क्रोमोसोम होने की वजह से कैरियोटाइप जो मिलेगा, या तो हम कह सकते हैं कि 45 है, या उसका हम कह सकते हैं XO है, मतलब एक X प्रेजेंट है, एक X 0 मतलब दूसरा X नहीं है। जैसे हमारे पास फीमेल के पास XX होता है, मेल के पास XY होता है, तो यहाँ पे एक X कम है, तो यहाँ पे X 0 हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके कैरियोटाइप को, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, सबसे पहला क्लिनिकल फीचर्स मिलेगा कि उसके जो स्ट्रेचर्स है वो शॉर्ट मिलेगा, मतलब हाइट वगैरह शॉर्ट रहेगी। लिम्फेटिक्स जो है वो स्वेलिंग मिलेगी। सिस्टिक हाइग्रोमा मिलेगा, मतलब नेक के अराउंड क्या मिलेगी, स्वेलिंग मिलेगी। माइक्रोग्नेथिया मतलब जो जाव होगा वो स्मॉल होगा। हाई आर्क पैलेट होगा, ब्रॉड चेस्ट होगा, और साइड में जो उसके निप्पल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा दो निप्पल्स के बीच में। इंक्रीज्ड कैरिंग एंगल ऑफ द एल्बो, स्कॉलियोसिस मिल सकता है, लॉर्डोसिस मिल सकता है, स्किन मतलब महंगापन देखने को मिल सकता है, हाइपर टेलोरिज्म देखने को मिल सकता है, मतलब वाइडली स्पेस आइज, दो आइज के बीच में एक ज़्यादा स्पेस देखने को मिल सकता है। टॉसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, ड्रॉपिंग ऑफ आइज देखने को मिलेगा, ठीक है। लॉस एट ईयर हो सकते हैं, सेंसोरियम या न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। यहाँ पे कार्डिक डिसऑर्डर जैसे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिल सकती है। किडनी का माल फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसमें हॉर्स शू किडनी से यहाँ पे डिजीज देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराओगे, प्रीनेटल या इंट्रा यूट्राइन इन्वेस्टिगेशन करा सकते हो, जिसमें USG करा सकते हैं। पोस्ट नेटल में क्या कराओगे, कैरियोटाइपिंग कराओगे, गोल्ड स्टैंडर्ड है, कैरियोटाइपिंग से पता चल जाएगा। XO है तो जाहिर सी बात है हमारा टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है। हार्मोन प्रोफाइल करा सकते हो, FSH और LH, या साथ में हमारा GH ग्रोथ हार्मोन देख सकते हो, उसकी प्रोफाइलिंग करा सकते हो। इमेजिंग करा सकते हो, USG या इकोकार्डियोग्राफी करा सकते हो। TSH और T4 यहाँ पे जो है उसको चेक कर सकते हो। ब्लड शुगर को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करा सकते हो। मैनेजमेंट क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी देनी है, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर
थर्ड है एस्ट्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है। कार्डियक सर्जरी करनी है, अगर वहाँ पे कोई कार्डियक डिजीज प्रेजेंट है जैसे CHD वगैरह हुआ है तो उसको कार्डियक सर्जरी के लिए जाना है, और साथ में हमें क्या करना है, पेशेंट की काउंसलिंग करानी है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 8 में जो हमारा टर्नर सिंड्रोम था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब चैप्टर नंबर 8 केबी में हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे प्री कंसेप्शन केयर फॉर हेल्दी ऋतु क्षेत्र अम्बु और बीज। तो तुम्हें पता है 4 गर्भ उत्पादक सामग्री बताई गई हैं आचार्य चरक ने भी, ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज। तो ऋतु किसे कहते हैं, मेंसेस के बारे में कहा गया है। तो मेंसेस के, शुद्ध मेंसेस के क्या लक्षण है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो स्त्री में मासिक धर्म उपरांत गर्भ धारण हेतु जो उपयुक्त काल को ऋतु कहते हैं। तो जहाँ पे जो हमारा स्त्री में मासिक धर्म के बाद जो हमारा फॉलिकुलर फेज है, या हमारा कह सकते हैं जो हमारा ल्यूटल फेज है, उसको हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ऋतु कह रहे हैं। हेतु उपयोग काल को हम क्या कह रहे हैं, गर्भ धारण, मतलब जहाँ पे गर्भ धारण कर रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ओवम रिलीज हो रहा है, उस फेज को हम क्या कह रहे हैं, ऋतु कह रहे हैं। तो शुद्ध ऋतु के लक्षण क्या होंगे, मासिक धर्म नियमित होगा, मतलब टाइम टू टाइम पीरियड आ रहे होंगे। अविकृत और अशुद्ध शुद्ध होगा वहाँ पे, मतलब जो भी हमारे जो हमारे शुद्ध आर्तव के लक्षण बताए हैं वो मिलेंगे, और शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे कि उसको ऋतु प्रॉपर तरीके से है। क्षेत्र में क्या है, क्षेत्र को गर्भाशय की संज्ञा दी गई है, यह गर्भाशय को हम क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। गर्भाशय कैसा रहेगा, शुद्ध लक्षण क्या है, गर्भाशय दोष रहित रहेगा। स्त्री में बल और ओज क्या मिलेगा, सम्यक देखने को मिलेगा। अगर वहाँ पे नहीं है तो क्या करा सकते हैं, शुद्धि नहीं है तो शुद्धि करा सकते हैं गर्भाशय की, जिसमें योनि प्रक्षालन करा सकते हैं, योनि पिच्चू, वमन, विरेचन, बस्ती वगैरह करा सकते हैं। उसके बाद है अम्बु। अम्बु यानी कि आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो गर्भ के पोषण हेतु आवश्यक जो रस और आहार जल अम्बु कहलाता है। तो अम्बु क्या है, आपका हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है फीटस को ड्यूरिंग उसके डेवलपमेंट, तो वो है हमारा अम्बु। और सम्यक अम्बु, अम्बु के लक्षण क्या है, रस धातु वृद्धि करेगा, देह में स्नेह, कांति वगैरह, बल वगैरह, इन सबको मेंटेन रखेगा। अम्बु के दोष हो सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है, जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है। अगर अल्प पोषण है तो क्रश संतान होगी, और विकृत अगर हो गया तो अल्पायु हो सकती है, या रोगी संतान वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है। तो शुद्धि के लिए कराना है हमें सात्विक, स्निग्ध, मधुर ऐसा आहार विहार देना है, ठीक है। इसके बाद है हमारा बीज। बीज हमें पता है क्या होता है, बीज क्या है, मतलब स्पर्म और ओवम। तो पुरुष के पास क्या है, पुरुष बीज है शुक्र, और स्त्री बीज क्या है, आर्तव। तो सम्यक बीज के लक्षण क्या होंगे, कि जो शुक्र है वो आर्तव पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बीज की शुद्धि और बल, वीर्य वगैरह वहाँ पे धारण की क्षमता होगी। तो बीज की शुद्धता वो है, और बल और वीर्य धारण की क्षमता देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 का पॉइंट नंबर 3 जो था हमारा, जो हमारा ऋतु, क्षेत्र, अम्बु और बीज था, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था किसी का, वो यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और हमारे ऐप पे वाइटल आयुर्वेदा पे जाके आप सारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।